हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मर में इनकोडर्स के बारे में पढ़ा है और आज के वीडियो में हम डिकोडर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम पूरा एंड टू एंड पूरा डिकोडर अंडरस्टैंड करेंगे कि डिकोडर क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में। बट गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया करो। एंड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं या क्वेरीज होती हैं, सजेशंस होते हैं, तो आप कमेंट्स भी करा करो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमारे पास इनपुट सेंटेंस था ये वाला, माय नेम इज़ आरोही एंड आई लव कोडिंग। तो हम सेम इनपुट सेंटेंस पे ही काम कर रहे हैं। तो हमने ये वाला इनपुट सेंटेंस दिया था इनकोडर को एंड फिर इनकोडर ने हमें जो आउटपुट दी थी वो ये दी थी। क्या आउटपुट थी? हमारे को एक मैट्रिक्स मिली थी एंड उस मैट्रिक्स में 8 रोज थी एंड 512 कॉलम्स थे। 8 रोज क्यों थी? क्योंकि हमारे इनपुट सेंटेंस में 8 टोकन्स थे। ठीक है। एंड 512 ये क्या है? ये है डी मॉडल 512 था। तो इनकोडर के अंदर हमने ये वाले सारे स्टेप्स परफॉर्म किए थे। पहले टोकनाइजेशन हुई थी, फिर एम्बेडिंग लेयर के पास गया था, फिर पोजिशनल इनकोडिंग यूज़ करी हमने, फिर सेल्फ अटेंशन यूज़ हुआ था, मल्टी हेड अटेंशन यूज़ किया था, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क यूज़ हुआ था, रेजिडुअल एंड लेयर नॉर्मलाइजेशन भी यूज़ हुई थी। फिर हमारे पास ऐसे 6 इनकोडर्स थे तो हमने उनको स्टैक भी करा था। तो ये सारा काम हम अभी तक कर चुके हैं, डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएँगे। अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट के ये जो फर्स्ट 8 लेक्चर्स हैं, ये देखो, आपको ये सारा कुछ एंड टू एंड समझ आ जाएगा। आज हम डिकोडर पढ़ेंगे और उससे पहले आपको सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इनकोडर का काम कर लिया है एंड इनकोडर ने हमें जो आउटपुट मैट्रिक्स दी है, वो ये वाली है, 8 इंटू 512, 8 रोज़ 512 कॉलम्स। अब गाइज, एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मर पे काम करते हो ना, पहले इनकोडर का काम खत्म होना चाहिए। क्योंकि अगर इनकोडर का काम खत्म नहीं हुआ है और आप डिकोडर यूज करोगे तो डिकोडर अच्छे से आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि डिकोडर को जो हमने ये वाला इनपुट सेंटेंस जब देना है, तो वो इसका मीनिंग नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा। एंड इनकोडर का तो काम ही ये है कि इस सेंटेंस का मीनिंग अंडरस्टैंड करना। तो इसलिए पहले इनकोडर का काम होगा, जब इनकोडर का काम खत्म हो जाता है उसके बाद ही डिकोडर का काम स्टार्ट होता है। तो अभी हम देखते हैं डिकोडर कैसे काम करता है। तो ये ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर है। इस वाली साइड ये क्या है? इनकोडर। एंड ये जो ब्लॉक है यहाँ पर, ये वाला, ये क्या है? डिकोडर। डिकोडर के अंदर ना 3 सब लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो ये वाली, मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन। सेकंड होती है ये वाली, मल्टी हेड अटेंशन। ये मल्टी हेड अटेंशन लेयर ना ये वाली है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका नाम क्या है, एनकोडर डिकोडर अटेंशन। इसको हम क्रॉस अटेंशन भी बोल सकते हैं। एंड फिर ये जो थर्ड लेयर है, वो है ये फीड फॉरवर्ड लेयर। अब देखो, एनकोडर में कितनी सब लेयर्स थी? 2 सब लेयर्स थी। एंड डिकोडर में कितनी सब लेयर हैं? एक डिकोडर के अंदर 3 सब लेयर्स हैं। एंड गाइस, जैसे हम 6 इनकोडर्स पढ़े थे हमने, जब हमने इनकोडर के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था 6 इनकोडर्स हैं जो स्टैक होते हैं वन आफ्टर द अदर। उसी तरह से डिकोडर्स भी 6 ही होते हैं। पहले डिकोडर की आउटपुट सेकंड डिकोडर की इनपुट बनेगी, सेकंड डिकोडर की आउटपुट थर्ड डिकोडर की इनपुट बनेगी एंड जो 6th वाला डिकोडर होगा उसकी जो आउटपुट होगी वो यहाँ पर आती है और वो लीनियर लेयर के पास जाती है, फिर सॉफ्टमैक्स के पास जाती है। अब डिकोडर का काम शुरू कहाँ से होता है? डिकोडर का काम शुरू होगा यहाँ से इनपुट जाती है डिकोडर को। ओके। एंड इनकोडर की आउटपुट क्या थी? इनकोडर की आउटपुट थी 8 इंटू 512। हमारे केस में जनरली ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? n इंटू डी मॉडल। जो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स मिलती है, आउटपुट मैट्रिक्स, वो होती है n इंटू डी मॉडल। n मीन्स नंबर ऑफ टोकन्स इन योर इनपुट सेंटेंस एंड डी मॉडल का मतलब ये जो 512 हमने यूज किया हुआ है। ठीक है। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इनकोडर की जो आउटपुट है वो डिकोडर की इनपुट नहीं होती। डिकोडर की इनपुट क्या होगी? डिकोडर की इनपुट वो टोकन्स होंगे जो डिकोडर ने खुद से जनरेट करे हैं। तो सपोज करो 6 के 6 डिकोडर्स ने काम कर लिया, उसके बाद उसने कोई आउटपुट जनरेट करी 6th वाले डिकोडर ने, वो आउटपुट लीनियर लेयर के पास गई, फिर वो आउटपुट सॉफ्टमैक्स के पास गई। अब सॉफ्टमैक्स का काम क्या होता है? सॉफ्टमैक्स प्रोबेबिलिटी वैल्यूज देता है सारे टोकन्स को। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी वोकैबुलरी होगी,
गाइज रिमेंबर वोकैबुलरी क्या था? हमने जब अपना सेकंड की थर्ड लेक्चर पढ़ रहे थे एलएलएम्स का, तब हमने इसके बारे में बात करी थी, वोकैबुलरी के बारे में बात करी थी। जब हम टोकनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर जब हमने वर्ड एम्बेडिंग मॉडल के बारे में पढ़ा था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये वोकैबुलरी क्या होती है। वोकैबुलरी सिंपल मतलब कि जितने यूनिक टोकन्स आपके टोकनाइजर ने जनरेट किए हैं, एंड जितने यूनिक वर्ड्स या टोकन्स के बारे में आपका ट्रांसफॉर्मर मॉडल जब आपने उसको ट्रेन किया था, उसको ट्रेनिंग मिली। तो वोकैबुलरी सिंपल मतलब कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर मॉडल है उसको जितने यूनिक वर्ड्स के बारे में पता है, ओके, वो वाली नॉलेज। तो सपोज करो अगर वोकैबुलरी है 50,000, दैट मीन्स जो आपका ट्रांसफॉर्मर मॉडल है जब आपने उसको ट्रेन किया था तो उसको डिफरेंट 50,000 वर्ड्स के बारे में पता चला। तो इस स्टेप पे क्या होगा ना कि जो डिकोडर की आउटपुट थी जब वो सॉफ्ट मैक्स वाले स्टेप पे पहुंच गई, तो ये जो 50,000 के 50,000 टोकन्स है ना, हमारी वोकैबुलरी है, तो ये सॉफ्ट मैक्स उन सभी टोकन्स को एक एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू देगा। ठीक है, 50,000 के 50,000 टोकन्स को एक एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिलेगी 0 to 1 के बीच में। जिस टोकन की प्रोबेबिलिटी वैल्यू हाई होगी वो वाले टोकन को यहाँ पर नेक्स्ट टोकन मान लिया जाएगा। तो सपोज करो नेक्स्ट टोकन बना माई, ओके। ये जो माई टोकन है यही है ना डिकोडर की आउटपुट, यही डिकोडर ने जनरेट किया है। तो ये जो सिंगल टोकन है ये टोकन बन गया इनपुट डिकोडर की। फिर ये माई टोकन दोबारा यहाँ से होता हुआ यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये सारा स्टेप होगा, फिर सॉफ्ट मैक्स पे जाएगा, सॉफ्ट मैक्स दोबारा नेक्स्ट टोकन जनरेट करेगा। इस बार सपोज करो यहाँ पर हमें नेक्स्ट टोकन मिला नेम। तो अब ये नेम टोकन माई टोकन तो है ही, माई टोकन के साथ साथ नेम टोकन भी यहाँ पर आ गया। इस बार ये दो टोकन्स इनपुट बनेंगे, फिर ये दो टोकन सारे के सारे डिकोडर्स 6 के 6 डिकोडर्स में से पास होंगे, फिर दोबारा सॉफ्ट मैक्स चलेगा, फिर वो नेक्स्ट टोकन बनाएगा। नेक्स्ट टोकन आया सपोज इज, तो अब ये इज टोकन भी यहाँ पे आ गया। इस बार थर्ड टाइम में क्या हुआ, जब दो टोकन जनरेट हो गए थे, थर्ड टाइम में क्या हुआ, अब हमारे पास 3 टोकन्स हैं जो डिकोडर की इनपुट बने। तो मैं बताना क्या चाह रही हूँ, डिकोडर की इनपुट इनकोडर की आउटपुट नहीं होती। डिकोडर की इनपुट जो डिकोडर ने आउटपुट जनरेट की है वो ही वाले टोकन्स जो होते हैं वो डिकोडर की इनपुट बनते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जब यहाँ पर ये टोकन्स आ गए, यहाँ पे माई नेम इज, लेट्स सपोज ये 3 टोकन्स आ गए, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, एम्बेडिंग लेयर। जैसे इनकोडर में हमने इनपुट प्रिपेयर करी थी ना, ट्रांसफॉर्मर का कोई भी काम करना होता है, किसी भी मॉडल का कोई भी काम करना होता है, तो पहले आपको जो आप उसको इनपुट दे रहे हो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जैसे हमने इनकोडर में इनपुट प्रिपेयर करी थी, कैसे करी थी, हमारा इनपुट सेंटेंस एम्बेडिंग लेयर पे गया था, फिर हमने सभी टोकन्स की एम्बेडिंग बनाई थी, फिर पोजिशनल इनकोडिंग ऐड करी थी, फिर वो वाला जो वेक्टर था फाइनल वेक्टर वो इनपुट बना था इनकोडर की। सेम उसी तरह से ये जो माई नेम एंड इज, ये जो 3 टोकन्स हैं, इन 3 के 3 टोकन्स के यहाँ पे क्या बनेंगे, वेक्टर्स बनेंगे। इन 3 टोकन्स के जो वेक्टर बने, तो सपोज करो वो ये बने, फर्स्ट टोकन का माई टोकन का वेक्टर बना, उस वेक्टर के अंदर कितनी वैल्यूज होंगी, 512 नंबर्स होंगे इसके अंदर। क्यों, क्योंकि हमने डी मॉडल क्या रखा हुआ है, डी मॉडल है 512। अगर डी मॉडल सपोज आपने 786 रखा हुआ है, तो मतलब फिर हर वेक्टर के अंदर 786 वैल्यूज होंगी। तो आपको माई टोकन का एक वेक्टर मिल गया, नेम टोकन का भी एक वेक्टर मिल गया जिसके अंदर 512 वैल्यूज हैं, एंड इस टोकन का भी एक वेक्टर मिल गया जिसके अंदर 512 वैल्यूज हैं। उसी तरह से पोजिशनल, ये वाला मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ये काम हुआ, एम्बेडिंग लेयर ने तीनों की एम्बेडिंग बना दी। और पोजिशनल इनकोडिंग में क्या होगा, पोजिशनल इनकोडिंग में भी ऐसे ही होगा, आपको 3 वेक्टर्स मिलेंगे। क्यों 3 वेक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि 3 टोकन्स हैं। एंड पोजिशनल इनकोडिंग वेक्टर का काम क्या होता है, ये पोजीशन बताता है टोकन की। तो हमारे पास 3 टोकन हैं, हमने तीनों के तीनों टोकन्स की पोजीशन बतानी है, तो हमें 3 पोजिशनल इनकोडिंग वेक्टर्स लेने पड़ेंगे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला। फिर हम एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर। फिर वो जो फाइनल वेक्टर बनेगा यहाँ पर, कितने साइज का वेक्टर बनेगा यहाँ पर गाइस, कितने टोकन्स हैं, 3, दैट मीन्स 3 तो रोज होंगी उसके अंदर,
एंड कॉलम्स कितने होंगे जितना डी मॉडल है। तो हमारे केस में डी मॉडल कितने हैं 512। तो मतलब अगर इनपुट में 3 टोकन्स हैं तो मतलब 3 रोज एंड कॉलम्स कितने जितना डी मॉडल है। तो यहाँ पर इनपुट बनी डिकोडर की, वो बनी मैट्रिक्स ऑफ शेप 3 into 512। अब पहली वाली सब लेयर कौन सी है, मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन, मतलब इस लेयर की जो इनपुट बनी वो बनी 3 into 512। अब ये वाली लेयर उसके ऊपर काम करेगी। जब ये लेयर उसके ऊपर काम करेगी उसके बाद देखो हमने कौन सी लेयर यूज करी हुई है, एड एंड नॉर्मलाइजेशन। आप देख रहे हो इधर भी करी हुई थी, एनकोडर में भी हर सब लेयर के बाद, इस लेयर के बाद एंड इस लेयर के बाद हमने एड एंड नॉर्मलाइजेशन करा हुआ था, है ना। एंड मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब हमने एड एंड नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करनी होती है, एड का मतलब ये होता है एलिमेंट वाइज एडिशन, एंड एलिमेंट वाइज एडिशन आप तभी परफॉर्म कर सकते हो जब जिन दो चीजों को आप ऐड कर रहे हो उनकी शेप सेम हो। मतलब जो इनपुट यहाँ से जारी है यहाँ पर एंड ये जो मास्क मल्टी हेड अटेंशन की आउटपुट है, अगर इनकी शेप सेम होगी तभी आप एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म करोगे। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ से आउटपुट निकलेगी ना, यहाँ से उसकी शेप भी कितनी होनी चाहिए, 3 into 512। ठीक है, तो मतलब अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि मास्क मल्टी हेड अटेंशन से हमें ये वाली शेप की आउटपुट कैसे मिलेगी। बस अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि काम क्या करने वाले हैं। तो इनपुट की शेप भी इतनी है, आउटपुट की शेप भी इतनी है, तो हम इनके ऊपर एलिमेंट वाइज एडिशन कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, फिर वो आउटपुट बनेगी सेकेंड लेयर की। एंड सेकेंड लेयर कौन सी है, मल्टी हेड अटेंशन। एंड मैंने आपको क्या बताया, ये वाली लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, इनकोडर डिकोडर अटेंशन, एंड इसको हम क्रॉस अटेंशन भी बोल सकते हैं। क्रॉस अटेंशन एंड इनकोडर डिकोडर अटेंशन, देखो नाम से ही समझ आ रहा है, यहां पर आप यूज करोगे इनकोडर की आउटपुट। ठीक है, देखो अभी तक हमने जितना काम किया था वहां पर इनकोडर की आउटपुट कहीं पे भी यूज नहीं हुई। डिकोडर की आउटपुट जो निकली थी यहाँ पर ये वाली, उसी के ऊपर हम काम कर रहे थे फर्स्ट वाली सब लेयर के अंदर। यहाँ पर ना इस वाली लेयर को, सेकंड सब लेयर को, क्रॉस अटेंशन लेयर को दो इनपुट्स मिल रही हैं। एक इनपुट तो मिल रही है यहाँ से, जो इनकोडर की आउटपुट है वो इसकी इनपुट बन रही है। दूसरी इसको इनपुट मिल रही है यहाँ से, जो मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन के बाद एड एंड नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करने के बाद आउटपुट निकली, वो वाली आउटपुट। तो यहाँ पर दो आउटपुट्स आ रही हैं, वो कैसे काम करती है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। फिर हमारे पास थर्ड लेयर है फीड फॉरवर्ड लेयर। फीड फॉरवर्ड लेयर का सिंपल काम वही है गाइस जो हमने इनकोडर में पढ़ा था, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। एग्जैक्टली सेम वही काम है, आप ये वाला लेक्चर देख लो, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये लेयर कैसे काम करती है। उसके बाद फिर से एड एंड नॉर्मलाइजेशन यूज हो रही है। तो ये जो एड एंड नॉर्मलाइजेशन आप देख रहे हो हर लेयर के बाद, इसके लिए आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो दो चीजों के ऊपर आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो उनकी शेप सेम होनी चाहिए, तभी एलिमेंट वाइज एडिशन हो सकता है। फिर लीनियर लेयर है, फिर सॉफ्टमैक्स लेयर है। सॉफ्टमैक्स लेयर का मैंने बता ही दिया। तो सपोज करो जो सॉफ्टमैक्स की आउटपुट थी, माई टोकन के लिए 0.02 थी, नेम टोकन के लिए उसने प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये दी, कोडिंग के लिए ये दी, एआई के लिए ये दी। तो यहाँ पर नेम टोकन की सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है, तो ये वाले टोकन को, नेम टोकन को वो जनरेट करेगा एंड फिर वो नेम टोकन यहाँ पर इनपुट बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये काम अभी तक हमने किया। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने वाली यही है कि ये जो डिकोडर की इनपुट बनेगी, वो जो डिकोडर की खुद की आउटपुट है वही इनपुट बनेगी। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं और ज्यादा डिटेल में। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनपुट प्रिपेयर करनी है डिकोडर के लिए। जो डिकोडर को हमने यहाँ पे इनपुट देनी है वो प्रिपेयर करनी है। तो जब आप डिकोडर को फर्स्ट टाइम यूज करोगे, मतलब इनिशियल इपॉक होगा जब डिकोडर ने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया, जब वो पहली बार काम स्टार्ट करेगा, उस टाइम तो यहाँ पे कोई भी टोकन नहीं जनरेट हुआ होगा, है ना, क्योंकि उसने काम ही अभी स्टार्ट किया है। उस टाइम पे क्या होता है, हम ना यहाँ पर एक टोकन यूज करते हैं SOS। ये SOS का क्या मतलब होता है, स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस टोकन। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस टोकन है, जब पहली बार डिकोडर काम स्टार्ट करता है तो इनपुट उसकी ये बनती है SOS टोकन। अब ये जो टोकन है, इस टोकन को आपने यहाँ पर दिया, तो फर्स्ट लेयर है एम्बेडिंग लेयर। एम्बेडिंग लेयर उसके ऊपर एम्बेडिंग बनाएगी, मतलब उसकी एम्बेडिंग बनाएगी। तो ये सिंगल टोकन है तो सिंगल एम्बेडिंग मिलेंगी हमें।
ठीक है, एंड इस एम्बेडिंग वेक्टर में कितनी वैल्यूज होंगी? 512। क्यों? क्योंकि डी मॉडल है 512। अब ये जो सिंगल टोकन है, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ इसकी पोजीशन भी ऐड करनी है, तो मतलब एक और वेक्टर बनेगा। तो हमने एक और वेक्टर बनाया, ये इसका पोजिशनल इनकोडिंग वेक्टर हो गया। इसके अंदर भी कितनी वैल्यूज हैं? 512। दोनों को ऐड कर दिया। यहां पर इस वाली जगह पर आफ्टर पोजिशनल इनकोडिंग, जब हमने इस सिंगल टोकन के लिए ये वाला और ये वाला स्टेप परफॉर्म कर लिया, तो हमें जो शेप मिलेगी ना डिकोडर की इनपुट की, वो होगी ये देखो, एक्स मतलब इनपुट, डीईसी मतलब डिकोडर, 0 का मतलब डिकोडर नंबर फर्स्ट। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास 6 डिकोडर्स हैं एंड वो स्टैक हो रखे हैं वन आफ्टर द अदर। तो ये 0 का मतलब सबसे पहले वाला डिकोडर। तो सबसे पहला वाला जो डिकोडर है, उसकी जो इनपुट बनी, वो बनी मैट्रिक्स ऑफ साइज 1 इंटू 512, क्योंकि अभी डिकोडर की इनपुट में सिर्फ एक ही टोकन है, तो ये उसकी इनपुट बन गई। फिर उसके ऊपर मास्क मल्टी हेड अटेंशन चला, इसकी जो आउटपुट निकलेगी उसकी शेप भी इतनी होगी। फिर आप एड एंड नॉर्मलाइजेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि दोनों की शेप सेम है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लेयर आ गई, फिर यहाँ पर ये लेयर आ गई, फिर सॉफ्टमैक्स आ गया। अभी मैं ये लेयर्स इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले हम ना इस लेयर के बारे में डिटेल में समझेंगे, फिर हम अगली लेयर्स पे जाएंगे। तो अभी के लिए इतना समझ आया। जब ये वाला सिंगल टोकन था, इसके थ्रू निकल गया, यहाँ से भी चला गया। फाइनली लेट्स सपोज आफ्टर सॉफ्टमैक्स, जब सॉफ्टमैक्स ने पूरी 50,000 वोकैबुलरी में से किसी एक टोकन को हाई प्रोबेबिलिटी दी, वो यहाँ पे नेक्स्ट टोकन बन गया। तो सपोज करो नेक्स्ट टोकन आपका बना आई। ओके, सबसे पहले हमने एसओएस से स्टार्ट किया था, अब नेक्स्ट टोकन बन गया आई। अब ये आई जो है, ये आकर डिकोडर की इनपुट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने टोकन्स हो गए? 2 हो गए, एसओएस एंड आई टोकन। गाइस, अब मैं जो चीज बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। ये मुझे पता है, ये वाला पार्ट हमने पहले भी रिपीट किया है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंटेंशनली रिपीट कर रही हूँ। इसका रीजन है अभी समझना। तो यहाँ पर ये जो 2 टोकन्स आए ना, अब क्या होगा, इस बार ये जो एम्बेडिंग लेयर होगी, कितनी एम्बेडिंग्स बनाएगी? 2 एम्बेडिंग्स बनाएगी, क्योंकि हमारे पास 2 टोकन हैं। पिछली बार एक ही एम्बेडिंग बनाई थी इसने, जब एसओएस टोकन था, स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस टोकन था, तब इसने एक ही एम्बेडिंग बनाई थी, एक ही पोजिशनल इनकोडिंग बनाई थी, और यहाँ पर शेप भी 1 इंटू 512 बनी थी। बट अब 2 टोकन्स जनरेट हो चुके हैं, तो ये जो यहाँ पर शेप बनेगी ना, वो कितनी बनेगी? 1 इंटू 512 नहीं बनेगी। इस बार वो क्या बनेगी? हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसका साइज होगा 2 इंटू 512। अब ये जो 2 इंटू 512 वाली मैट्रिक्स है ना, ये इनपुट बनी मास मल्टी हेड अटेंशन की। फिर इसने आउटपुट जनरेट करी। जब ये आउटपुट जनरेट करेगा, उसकी आउटपुट भी क्या होगी? इसी शेप की होगी। फिर आगे ये सेम सारा काम होगा। फिर सॉफ्टमैक्स ने लेट्स से नेक्स्ट टोकन बना के दिया। इस बार जो नेक्स्ट टोकन सॉफ्टमैक्स ने बना के दिया, इस बार जो नेक्स्ट टोकन सॉफ्टमैक्स ने दिया, लेट्स से वो है आई लव। ओके, तो ये जो लव टोकन है, अब ये डिकोडर की इनपुट बन गया। अब डिकोडर के पास कितनी इनपुट्स हो गई? 3 इनपुट टोकन्स हो गए। तो दैट मीन्स वो एम्बेडिंग कितनी जनरेट करेगा? 3 एम्बेडिंग्स जनरेट करेगा। 3 ही पोजिशनल इनकोडिंग वेक्टर होंगे। दैट मीन्स जो डिकोडर की इनपुट बनेगी थर्ड टाइम में, वो कितनी होएगी? वो होगी मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर, जिसमें 3 रोज होंगी एंड 512 कॉलम्स होंगे। गाइस, आप चीज अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ? कि हर बार जब एक नया टोकन जनरेट होगा सॉफ्टमैक्स के बाद, जब डिकोडर उस पर काम कर लेगा, तो वो टोकन यहाँ पर आ रहा है इनपुट में, और हर बार ये जो एम्बेडिंग का साइज है, पोजिशनल इनकोडिंग का साइज है एंड डिकोडर की इनपुट का साइज है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये समझाना चाह रही थी मैं यहाँ पर। अब हम मास मल्टी हेड अटेंशन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर ये समझाने का मेरा मेन रीजन यही था कि आपको ये समझ आ जाए कि हर बार जो इनपुट होगी डिकोडर की, उसका साइज चेंज हो रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मास्ड मल्टी हेड अटेंशन लेयर जो होती है, वो एक्चुअली काम क्या करती है। तो हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टोकन जो होगा डिकोडर की इनपुट बनेगा, वो ये होगा। तो जब ये टोकन, यहाँ पर ये टोकन है, जब ये टोकन एम्बेडिंग के पास गया, पोजिशनल इनकोडिंग के पास गया, हमें फाइनल वेक्टर मिल गया। फाइनल वेक्टर का जो होगा साइज होगा, वो होगा 1 इंटू 512, 1 रो एंड 512 कॉलम्स। ये डिकोडर की इनपुट बन गई, मतलब ये मास्ड मल्टी हेड अटेंशन की इनपुट बन गई। अब मास्ड मल्टी हेड अटेंशन में हम क्वेरी की
एंड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। गाइज ये एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने इनकोडर में पढ़ा था क्वेरी की एंड वैल्यू का, वो सब कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। आप जितने टोकन्स हैं आपके पास, उन सभी टोकन्स की क्वेरीज कैलकुलेट होंगी, सभी टोकन्स की कैलकुलेट होगी, सभी टोकन्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी। देखो सेम फॉर्मूला है, इनपुट को एक्स डीईसी मतलब डिकोडर की इनपुट, ये वाली मैट्रिक्स है ना, अभी इसमें 1 ही रो है, ये इसके साथ वेट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था इनकोडर के टाइम पे भी कि क्वेरी की एंड वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमें वेट मैट्रिसेस की ज़रूरत होती है। वो वाली वेट मैट्रिसेस ये हैं। एंड गाइस जो वेट मैट्रिसेस इनकोडर में यूज हुई थी वो सेपरेट है, उसका डिकोडर वाली मैट्रिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, ये सेपरेटली लर्नड होती हैं, वो अपना काम करेगा, उसमें डिफरेंट वैल्यूज होंगी, इस वाली मैट्रिसेस में डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि वहां पे भी हमने वेट मैट्रिक्स यूज करी थी, उनका नाम भी सेम था, यहाँ पे भी हम वेट मैट्रिक्स सेम यूज कर रहे हैं, नहीं, इनके अंदर वैल्यूज डिफरेंट होगी, इनका काम डिफरेंट है, ये कुछ भी शेयर नहीं करती है, इनको हम डिफरेंटली लर्न करते हैं। ओके, तो क्वेरी की एंड वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ये मैं बता नहीं रही कैसे होगा, आप ये वाला वीडियो देख लो, इसमें डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ से सीख लो। जब क्वेरी की एंड वैल्यू मिल गया, जितने भी टोकन्स हैं, अभी के लिए हमारे पास 1 टोकन है उसका, उसके बाद देखो उसके ऊपर ना हम क्या कर रहे हैं, मास्क अप्लाई कर रहे हैं। इसका नाम देख रहे हो क्या है, कि पहले हमने मल्टी हेडेड टेंशन कैलकुलेट किया, उसके ऊपर फिर हम मास्क अप्लाई कर रहे हैं। मास्क क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले आपको इतना पता है कि ट्रांसफॉर्मर्स या फिर एलएलएम्स ऑटो रिग्रेसिव मॉडल होते हैं। ऑटो रिग्रेसिव का क्या मतलब, एक टाइम पे एक इनपुट जनरेट करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही काम करते हैं ना। जो प्रीवियसली जनरेटेड आउटपुट होती है, प्रीवियसली जनरेटेड टोकन्स होते हैं, उसके बेसिस पे एलएलएम या ट्रांसफॉर्मर हर बार एक टोकन जनरेट करता है, फिर वो वाला जो नया जनरेटेड टोकन होता है वो भी इनपुट में ऐड हो जाता है, फिर उसके बेसिस पे नेक्स्ट टोकन जनरेट किया जाता है। तो इस वाले ये जो पैटर्न है इसको क्या बोलते हैं, ऑटो रिग्रेसिव। तो मास्क हम इसलिए अप्लाई करेंगे ताकि जो ट्रांसफॉर्मर का ये जो डिकोडर है, डिकोडर ने ही आउटपुट जनरेट करनी है ना, तो डिकोडर जब आउटपुट जनरेट करे ना, तो वो फ्यूचर वाले टोकन्स ना देख सके, वो सिर्फ क्या करे, जो पिछले वाले प्रीवियसली जनरेटेड टोकन्स है ना उन्हीं को देखे। इसका भी रीजन है, ऐसा क्यों हम करना चाहते हैं वो मैं बताऊंगी, बट अभी के लिए इतना अंडरस्टैंड करो, मास्क हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि एलएलएम या ट्रांसफॉर्मर फ्यूचर टोकन्स को ना देख सके, आउटपुट जनरेट करने के लिए सिर्फ प्रीवियसली जनरेटेड टोकन्स को देख सके। तो जितने भी फ्यूचर वाले टोकन्स होंगे ना उनके ऊपर हम मास्क लगा देंगे, मतलब उनको ब्लॉक कर देंगे, ताकि ट्रांसफॉर्मर या एलएलएम उनको एक्सेस ही ना कर पाए। जब वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा तो वो उनको देख ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए मास्क लगाया जाता है। कैसे लगता है वो मैं बताती हूँ अभी। तो यहाँ पर पहले तो जो हमें अटेंशन मैट्रिक्स मिलेगी उसका साइज क्या होगा। गाइज आपको याद होगा इनकोडर में जब हमने अटेंशन मैट्रिक्स बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि रोज तो होती हैं क्वेरीज एंड कॉलम्स होते हैं कीज, एंड अटेंशन मैट्रिक्स का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कि कितने टोकन्स हैं। जितने टोकन्स हैं ना उतनी ही रोज होंगे और उतने ही कॉलम्स होंगे। रोज मतलब क्वेरीज एंड कॉलम्स मतलब कीज। तो अभी हमारे पास एक ही टोकन है, तो मतलब अटेंशन मैट्रिक्स का जो साइज होगा वो कितना होगा, 1:1, क्योंकि एक ही टोकन है। एंड मास्क, मास्क अलाउड। फर्स्ट टोकन में क्या होगा गाइज, जब फर्स्ट वाले टोकन की बात हो रही है तब तो मास्किंग की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही टोकन है, वो फ्यूचर टोकन देख ही नहीं सकता आपका जो ट्रांसफॉर्मर होगा, है ना। तो यहाँ पर मतलब कुछ मास्किंग वाला टास्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट सेकंड टोकन से वो जरूरत पड़ेगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब हम सेकंड टोकन जनरेट करेंगे तब क्या चेंजेस होंगे, तब हम मास्क कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो अब सपोज करो जब फर्स्ट टोकन ये था, सेकंड टोकन आई है, मतलब जब आपने इनपुट यहाँ पे ये दी थी, स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस टोकन दिया था, वो ये सारे प्रोसेस में से निकला, यहाँ पर सॉफ्टमैक्स ने जो टोकन जनरेट किया आई किया, तो अब वो आई भी इनपुट टोकन में आ गया, डिकोडर की इनपुट में ऐड होगा। यहाँ पर 2 टोकन्स हो गए। सबसे पहले जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, ये शेप, डिकोडर की इनपुट की जो मैट्रिक्स है उसकी शेप चेंज हो गई, क्योंकि पहले यहाँ पे 1 टोकन था तो साइज था 1 × 5 × 2, अब यहाँ पे 2 टोकन हो गए तो साइज हो गया 2 × 5 × 2।
तो 2 रोज़ एंड 5 एंड 2 कॉलम्स। पहला चेंज तो ये हुआ जब दूसरा टोकन गया। इस बार जब आप क्वेरी की एंड वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो आपकी जो इनपुट होंगी उसमें 2 रोज़ हैं। पिछले वाले में 1 रोज़ थी जब फर्स्ट टोकन की बात हो रही थी। फर्स्ट पोज़ीशन पे कौन-सा टोकन है? ये वाला स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस टोकन। सेकंड पोज़ीशन पे कौन-सा टोकन है? आई टोकन, है ना? अटेंशन मैट्रिक्स का जो साइज बनेगा वो कितना होगा? 2 इंटू 2, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अटेंशन मैट्रिक्स में हमेशा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने होते हैं? जितने आपके नंबर ऑफ टोकन्स होते हैं। रोज क्या होती है? रोज आर क्वेरीज एंड कॉलम्स आर कीज। अगर गाइज आपको नहीं पता अटेंशन मैट्रिक्स कैसे काम करती है, क्या होती है, तो ये क्वेरी की एंड वैल्यू वाला ही लेक्चर आपको देखना है, इसमें मैंने सब बताया हुआ है। गाइस ये हम अटेंशन मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं? यहाँ पे मैंने लिख तो दिया 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बनेगी, बट ये बनती कैसे है? आपको याद है हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था पेपर में, यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ था। उस फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट ये वाला था कि क्वेरीज को की ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, फिर इनको स्केल कर दो स्क्वायर रूट ऑफ डीके से। एंड डीके हमें कैसे मिलता है? मैंने आपको ये भी बताया था, डी मॉडल को जब आप नंबर ऑफ हेड से डिवाइड करते हो तो आपको डीके मिल जाता है। डीके का स्क्वायर रूट करा तो हमें ये मिल गया, वो बनेगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेरी एंड की ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, स्केल कर दिया फिर उसको इससे, और आपको ये मैट्रिक्स मिली 2 बाय 2। अब देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टोकन है, ये देखो क्या है, क्वेरीज हैं इस तरफ, एंड ये इस तरफ क्या है, कीज हैं। ओके, तो ये जो स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस टोकन था, ये टोकन अपने आप को तो अटेंड कर सकता है, बट ये वाला टोकन उसके नेक्स्ट टोकन को अटेंड नहीं करना चाहिए। यही काम करना है ना हमने। मैंने क्या बोला था कि मास्किंग क्यों अप्लाई करनी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डिकोडर है वो अपने आगे वाले फ्यूचर टोकन्स को ना देख सके, पिछले वाले टोकन्स को देखे, क्योंकि यही ऑटो रिग्रेसिव का मतलब होता है। एंड ट्रांसफॉर्मर्स एंड एलएलएम्स आर ऑटो रिग्रेसिव इन नेचर, तो हमने वो वाला काम परफॉर्म करना है। तो अभी जब हमें अटेंशन मैट्रिक्स मिली, तो ये जो क्वेरी है, एसओएस की जो क्वेरी है, वो यहाँ पे भी देख सकती है, वो यहाँ पे भी देख पा रही है, आई वाले की को भी देख पा रही है। बट अब हम क्या चाहते हैं, हम मास्किंग अप्लाई करेंगे जिससे कि हम ये उस ऐसा कुछ कोड लिखेंगे, ऐसा कुछ लॉजिक अप्लाई करेंगे कि ये जो टोकन है, स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस टोकन, ये आई को ना देख सके, मतलब वो इसको ना देख सके, बट आई जो है वो इसको भी देख सके और इसको भी देख सके। मतलब आई के लिए तो ये प्रीवियसली जनरेटेड टोकन हो गया ना, तो मतलब कोई भी टोकन अपने पिछले वाले टोकन को देख सकता है, अगले वाले टोकन को नहीं देख सकता। तो मतलब आई इसको भी देख सकता है, इसको भी देख सकता है, बट ये जो है स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस सिर्फ इसको देख सके, इसको ना देख सके। तो उसके लिए मास्किंग अप्लाई करनी है। तो आप ये वाली मैट्रिक्स देखो यहाँ पे, यहाँ पर आप ये चीज देख रहे हो, नेगेटिव इन्फिनिटी, ये है मास्क। तो ये जो नेगेटिव इन्फिनिटी है, इसका मतलब है वेरी लार्ज नेगेटिव नंबर विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी लिख दिया, नेगेटिव इन्फिनिटी लिख दिया, मतलब ये मास्क है। मतलब ये जो टोकन है इसको तो देख सकते हैं, जहाँ पे भी ये वाली चीज लिखी होगी उसको वो नहीं देख सकता, यहाँ पे मास्क लगा दिया। एंड आई दोनों को देख सकता है। ये होता है मास्क वाला स्टेप। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब आपको याद होगा जब हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, देखो इसके बाद सॉफ्टमैक्स लगाते थे हम। सॉफ्टमैक्स का काम क्या होता था कि ये जो रॉ स्कोर्स हैं अभी, ये 0 to 1 के बीच में नहीं है, ये रॉ स्कोर्स हैं, हम इनको 0 to 1 के बीच में लाते थे। तो अब ना मास्क लगाने के बाद हम उसको सॉफ्टमैक्स लगाएंगे, एंड सॉफ्टमैक्स का ये फॉर्मूला होते हैं। अब अगर आप अपनी मैट्रिक्स देखो, हमारी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या थी? 3 एंड नेगेटिव इन्फिनिटी। 3 एंड नेगेटिव इन्फिनिटी किस क्वेरी के लिए? ये वाली स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस क्वेरी के लिए। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। तो हुआ क्या, जब हमने ई रेज़ टू द पावर 3 करा तो हमें ये वैल्यू मिली। ई रेज़ टू द पावर ये नेगेटिव इन्फिनिटी करा तो ये क्लोज टू 0 होता है, तो इसलिए हमने 0 ही लिख दिया। अब आप इनको सम करो तो आपको ये मिल गया। अब आप प्रोबेबिलिटीज़ निकाल रहे हो, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, सेकंड वाले के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो आपको ये 2 वैल्यूज़ मिल गई। मतलब इसकी जगह पे सॉफ्टमैक्स अप्लाई किया तो आपको ये वैल्यूज़ मिल गई। एंड 0 का सिंपल मतलब है
कि ये पोजीशन को मास्क किया गया है, इस पोजीशन को जो है ये टोकन है ये नहीं यूज़ कर सकता। कौन-सा टोकन? किस टोकन की क्वेरी है ये? एसओएस टोकन की क्वेरी है। तो जो एसओएस टोकन की क्वेरी है वो वाली कीज़ को नहीं यूज़ कर पाएगी जिन कीज़ का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। दिस इज़ व्हाट मास्किंग इज़। तो समझ आ गया आपको? हुआ क्या? ये 3 एंड नेगेटिव इन्फिनिटी की जगह पे अब हमारे पास आ गई मैट्रिक्स 1 है, यहाँ पे वैल्यू 3 की जगह पे 1 है एंड नेगेटिव इन्फिनिटी की जगह पे 0 है। एंड मैंने बोला था इधर को रोज़ वाइज़ क्वेरीज़ होती हैं। तो जो एसओएस टोकन की क्वेरी है, वो आई टोकन की को अब अटेंड नहीं कर पाएगी एंड अगर वो की को अटेंड नहीं कर पाएगी तो मतलब वो उसकी वैल्यू भी नहीं ले सकती, है ना? तो इस तरह से हमने इसको मास्क किया। अब हम सेकंड रो को देखते हैं कि सेकंड रो के ऊपर कैसे काम होगा जो कि है आई टोकन की क्वेरी। ये हमारा सेकंड रो है 2 एंड 5 सेम फॉर्मूला अप्लाई किया ई रेज़ टू पावर 2 हमें इतना मिल गया, ई रेज़ टू पावर 5 ये मिल गया, सम निकाला, प्रोबेबिलिटीज़ निकाली एंड ये जो 2 वैल्यूज़ हैं देखो अब रेंज में है ना 0 टू 1 के बीच में है, सॉफ्टमैक्स यही तो करते हैं। तो अभी हमें उस रेंज में वैल्यूज़ मिल गई तो हमारी जो फाइनल मैट्रिक्स बनी वो ये बनी। अब यहाँ पे क्या फर्स्ट रो का तो आपको समझ आ गया, 0 मतलब ये वाली पोज़ीशन मास्क हो रखी है। सेकंड में देखो 0 नहीं है कहीं पे, ना कहीं पे 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आई टोकन है, वो बहुत कम मतलब इतने परसेंट तो अटेंड करेगा इस वाले टोकन को एंड वो मोस्टली अटेंड करेगा 95% वो अटेंड करेगा आई टोकन को। तो इस तरह से मास्किंग अप्लाई होती है, तो हमें मिल गई 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। अब गाइज़ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जब हमने ये फ़ॉर्मूला पढ़ा था, हमने सबसे पहले तो क्वेरी को की ट्रांसपोज़ से मल्टीप्लाई किया था, फिर हमने स्क्वायर रूट ऑफ डीके लगाया था, फिर हमने इसके ऊपर सॉफ्टमैक्स लगाया था, है ना? इतना काम किया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, उसको वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो अभी तक हमने ये वाला काम किया है, अभी तक हमारा इतना काम हुआ है, अभी ये वाला काम पेंडिंग है। तो आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी जब हमने इनकोडर पढ़ा था कि एक तो होता है डीके, एक होता है डीवी। तो डीके है हमारा 64, डीवी भी है हमारा 64 एंड जब हमने क्वेरी की एंड वैल्यू मैट्रिक्स बनाते हैं तो हर मैट्रिक्स का जो शेप होता है वो कितना होता है? नंबर ऑफ टोकन्स इनटू डीके मतलब क्वेरी एंड की मैट्रिक्स की शेप कितनी होगी? क्वेरी एंड की मैट्रिक्स की शेप हमेशा कितनी होती है? नंबर ऑफ टोकन्स टी मतलब नंबर ऑफ टोकन्स इनटू डी के क्वेरी एंड की हमेशा इतनी शेप होएगी बट हमने क्या किया उसके ऊपर काम करके जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्वेरी एंड की जो मैट्रिक्स मिली है अटेंशन मैट्रिक्स उसकी शेप बन गई 2 इंटू 2। अभी हमारी वैल्यू मैट्रिक्स पड़ी हुई है तो जो वैल्यू मैट्रिक्स होती है ना उसकी भी शेप कितनी होती है टी इंटू 64। मतलब अभी ये जो 2 by 2 की मैट्रिक्स है हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 2 इंटू 64। टी क्या है यहाँ पे 2 क्योंकि नंबर ऑफ टोकन्स अभी हमारे पास 2 ही है ना तो टी यहाँ पे 2 है ओके। तो 2 by 2 मैट्रिक्स को 2 इंटू 64 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है एज पर दिस फॉर्मूला। चाहे आप इनकोडर में अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हो चाहे डिकोडर में फॉर्मूला यही चलेगा। तो देखो मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब ये v जो है हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है डिकोडर की इनपुट एंड डब्ल्यू वी क्या है वेट मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू की एंड ये डिकोडर की इनपुट है। तो अब क्या ओह यहाँ पे ना मैंने गलत लिख दिया ये नहीं आएगा। वैल्यू वेक्टर स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस टोकन का कितना होगा कितनी नंबर्स होंगे उसमें मैंने अभी आपको बताया डीवी कितना है 64। तो मतलब जो वैल्यू वेक्टर होगा एसओएस टोकन का उसमें कितनी डायमेंशंस होंगी कितने नंबर्स होंगे 64 नंबर्स होंगे। सेम जो वैल्यू वेक्टर होगा आई टोकन का उसमें भी कितने नंबर्स होंगे 64 नंबर्स होंगे। ठीक है अब ये हमारी मैट्रिक्स थी यही है ना हमारी जो क्वेरी एंड की को मल्टीप्लाई करके हमें मैट्रिक्स मिली 2 by 2 मैट्रिक्स थी उसकी फर्स्ट रो ये है सेकंड रो ये है मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखो वैल्यू वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है तो फाइनली जब आपने वैल्यूज भी मल्टीप्लाई कर दी तो आपको जो आउटपुट शेप मिली वो t इंटू 64 मिली। 64 क्यों मिली क्योंकि वैल्यू वेक्टर के अंदर जो dv है वो 64 है। तो आपको इस स्टेप के बाद
जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका साइज कितना होगा, t इंटू 64। टी मीन्स नंबर ऑफ टोकन्स। गाइज मैं यहाँ पे ना ये चीज़ को बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अगर आपको इन शेप्स में कंफ्यूजन हो रही है ना कि मैं इतना जल्दी बता रही हूँ या ये क्या लिखा हुआ है, तो ये मैं इसलिए फास्ट बता रही हूँ क्योंकि ये इनका बेसिक सारा लाइन टू लाइन मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ये वाले वीडियो में बताया हुआ है। आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमें ये जो सिंगल हेड की जो आउटपुट मैट्रिक्स है उसकी शेप है t इंटू 64। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी लास्ट लेक्चर में कि नंबर ऑफ हेड्स जो होते हैं इनकोडर में, ये जो मल्टी हेड अटेंशन लेयर पड़ी थी जब हमने इनकोडर में, तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ हेड्स उसमें कितने यूज़ होते हैं, 8 हेड्स का मतलब 8 पैरेलल सेल्फ अटेंशन कंप्यूटेशंस हो रही हैं, फिर बाद में उन सब के रिजल्ट्स को हम कंकैटिनेट करते हैं। तो गाइस सेम चीज़ डिकोडर में भी होती है। 8 हेड्स होते हैं इस लेयर के अंदर, मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन के अंदर। जब हमने क्वेरी की कैलकुलेट कर ली, वो जो उसके अंदर ना 8 हेड्स हैं। तो जो मैंने अभी तक आपको टास्क बताया, क्वेरी की एंड वैल्यू वाला, अटेंशन मैट्रिक्स, मास्किंग, फिर ये फाइनल शेप मिल गई हमें वैल्यू ऐड करके, ये जो काम है ना ये 8 बार हो रहा है। क्योंकि हेड्स कितने हैं, 8। हमने चूज क्यों किया 8? क्योंकि ये जो अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर है उसमें उन्होंने 8 ही हेड यूज किए हुए हैं। तो एक हेड की आउटपुट अगर t इंटू 64 है ना, तो बाकी भी जितने हेड्स होंगे ना सबकी जो आउटपुट होगी वो इतनी ही निकलेगी। तो मतलब आपके पास ये जो मैट्रिक्स है 8 टाइम्स आपके पास ये मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जब आपको ये 8 ऐसी मैट्रिक्स मिल गई, उसके बाद आपको उन सबको कंकैटिनेट करना होता है। आपको याद होगा मैंने ना ये दिखाया था आपको पेपर में, मल्टी हेड अटेंशन के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो पहले हेड 1 टू हेड 8 हमारे पास 8 हेड्स हैं, फिर हमने उनकी आउटपुट के ऊपर कंकैटिनेट किया था। मतलब ये जो कंकैटिनेट का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास मैट्रिक्स है ना t इंटू 64, कितनी मैट्रिक्स हैं ऐसी हमारे पास? ऐसी हमारे पास 8 मैट्रिक्स हैं। तो उन सब के जो रिजल्ट्स हैं ना हमने उनको कंकैटिनेट किया था। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है। कंकैटिनेशन का सिंपल मतलब ये है कि सारी जो मैट्रिसेस हैं उनके रिजल्ट हमने साइड बाय साइड रख दिए। ओके, रखने के बाद हमने उसके ऊपर ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है, WO। रिमेंबर ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, लीनियर प्रोजेक्शन होती है। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इंस्टेड ऑफ हैविंग दीज 8 मैट्रिसेस हम क्या करें, हमारे पास एक सिंगल वेक्टर बने हर टोकन का, और वो सिंगल वेक्टर में वो सारी इंफॉर्मेशन हो जो हमें 8 डिफरेंट अटेंशन मैट्रिसेस से मिल रही थी। तो इसको भी मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, नहीं पता ये क्या होता है तो ये वाला वीडियो चेक कर लो, उसमें डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हमने ये WO मैट्रिक्स इसलिए यूज़ की क्योंकि हमें लीनियर प्रोजेक्शन परफॉर्म करनी है। एंड लीनियर प्रोजेक्शन का सिंपल मतलब ये है कि ये जो 8 हमें मैट्रिसेस मिली थी, इनके जो फीचर्स हैं हम उनको ना ऐसे एक 1D वेक्टर बनाएं हर टोकन के लिए और उसमें रख दें और उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो आफ्टर दिस स्टेप ऑल्सो हमारे पास जो आउटपुट बनेगी वो बनेगी t इंटू 512। गाइस देखो ये t इंटू 512। अब आप एक चीज को अंडरस्टैंड करना, डिकोडर की इनपुट क्या थी? डिकोडर को जो हमने इनपुट दी थी, डिकोडर की इनपुट कितनी थी? टी मतलब नंबर ऑफ टोकन्स, अगर नंबर ऑफ टोकन्स 2 है तो 2 इंटू 512, अगर नंबर ऑफ टोकन्स 3 है तो 3 इंटू 512। एंड मास मल्टी हेड अटेंशन की भी आउटपुट कितनी बनी? टी इंटू 512। अब हम इनके ऊपर एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि डिकोडर की इनपुट एंड जो मास्ड मल्टी हेड अटेंशन लेयर है उसकी आउटपुट दोनों की शेप मैच करती है। तो वही हो रखा है देखो। उसके बाद ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन लगाइए। पहले डिकोडर की जो आउटपुट है, क्या है डिकोडर की आउटपुट? टी इंटू 512। एंड सॉरी, डिकोडर की इनपुट क्या है? टी इंटू 512। मास मल्टी हेड अटेंशन की आउटपुट क्या है? टी इंटू 512। इनके ऊपर एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म करो, फिर इसको नॉर्मलाइज कर दो, आपको एड एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर की आउटपुट मिल गई। क्योंकि मास्क मल्टी हेड अटेंशन एक सब लेयर है डिकोडर की, एंड उसके बाद एड एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर यूज हो रखी है। ओके, मैं एक बार ना आपको आर्किटेक्चर दिखाती हूँ। देखो, मास मल्टी हेड अटेंशन, उसके बाद एड एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर, ये वाली लेयर का जो काम है, मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला दिखाया था वो इसका था। ये जो फॉर्मूला था ना, अ, ये वाला जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया एड एंड नॉर्मलाइजेशन उसका था।
फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट लेयर कौन सी है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर है ये मल्टी हेड अटेंशन, जिसको हम बोलते हैं इनकोडर डिकोडर अटेंशन या क्रॉस अटेंशन। एंड यहाँ पर इनकोडर की आउटपुट का यूज होगा। अभी तक जितना हमने काम किया है वहां पे इनकोडर की आउटपुट कहीं पे भी यूज नहीं हुई गाइस, अभी वाली लेयर में यूज होगा, इस लेयर पे इनकोडर की आउटपुट यूज होगी, ठीक है। अब जो क्रॉस अटेंशन लेयर है, मैंने आपको बोला जिसको इनकोडर इनकोडर अटेंशन बोलते हैं, इसके पास दो इनपुट्स आती हैं। एक इनपुट तो इसको मिलती है जो इनकोडर की आउटपुट होती है, इनकोडर की आउटपुट। एंड इनकोडर की आउटपुट क्या है हमारे पास, 8 इंटू 512। 8 सिंपली मीन्स टी इंटू 512। दूसरी इसको इनपुट मिलेगी कहाँ से, जो पिछले वाले लेयर की आउटपुट है। पिछले वाले लेयर की आउटपुट क्या है, टी इंटू 512। अब होगा क्या, यहाँ देखो क्वेरी की एंड वैल्यू। गाइस क्रॉस अटेंशन लेयर पे भी आपको क्वेरी की एंड वैल्यू ही कैलकुलेट करना है। जहां पे भी अटेंशन वर्ड यूज हो रहा है ना, मतलब वहां पे आपको क्वेरी की एंड वैल्यू यूज करना है। इनकोडर के अंदर भी हमने किया था, डिकोडर की जो पिछली वाली लेयर थी मास्ट मल्टी हेड अटेंशन, वहां पे भी हमने क्वेरी की एंड वैल्यू कैलकुलेट करी थी। अब ये क्या है, क्रॉस अटेंशन, यहाँ पे भी आपको क्वेरी की एंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने का तरीका सेम ही है जैसे मैंने इनकोडर में बताया था, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू के एंड डब्ल्यू बी यूज हो रखा है। मास मल्टी हेड अटेंशन में भी हमने यही यूज किया था, डब्ल्यू क्यू। देखना एक बार, देखो यहाँ पर भी जब हमने मास मल्टी हेड अटेंशन पढ़ा था वहां पे भी डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू के एंड डब्ल्यू वी था। जब हमने इनकोडर में कैलकुलेट करी थी क्वेरी की एंड वैल्यू, वहां पे भी हमने ये यूज किया था। बट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये तीनों सेपरेट मैट्रिसेस होती हैं, इनके अंदर वैल्यू सेपरेट होती हैं, ये डिफरेंटली लर्न करती हैं, ये कुछ भी शेयर नहीं करती, ठीक है। अब क्रॉस अटेंशन में देखो, जो तो क्वेरी है, क्वेरी तो हम लेंगे पिछली वाली लेयर से, मतलब जो डिकोडर से मास मल्टी हेड अटेंशन लेयर थी, उसने जो क्वेरी कैलकुलेट की थी, क्वेरी तो हम ले रहे हैं वहां से। की एंड वैल्यू हम ले रहे हैं इनकोडर से, इसलिए हम दो इनपुट्स दे रहे हैं इस लेयर को, क्योंकि क्वेरीज हमने लेनी है डिकोडर की प्रीवियस लेयर से जो कि है मास मल्टी हेड अटेंशन। कीज एंड वैल्यूज हमने लेनी है इनकोडर की आउटपुट में से। देखो ये एक्स डी ई सी, पता है ना, ये डिकोडर की जो आउटपुट होती है, एक्स ई एन सी मतलब इनकोडर की आउटपुट। एंड की एंड वैल्यू इनकोडर से लेने का क्या मतलब है कि जो डेटा है ना वो इनकोडर से आ रहा है। क्वेश्चन क्वेरीज क्या होती है, क्वेश्चन ही पूछती है ना क्वेरी, दैट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज व्हाट क्वेरी इज। तो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेरीज पूछेंगी, किसकी क्वेरीज पूछेंगी, पिछली वाली लेयर की जो क्वेरीज हमने जनरेट करी है वहां से। कीज एंड वैल्यू एक्चुअल डेटा है, तो एक्चुअल डेटा आ रहा है इनकोडर से। यहाँ पर बेसिकली ना डिकोडर जो है वो क्वेश्चन कर रहा है यूजिंग क्वेरीज, एंड जो इनकोडर है वो उसको आंसर दे रहा है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेरी है ना, ये यहाँ पर खुद से ये क्वेश्चन कर रहा है कि गिवन व्हाट आई हैव जनरेटेड सो फार, विच पार्ट ऑफ द इनपुट सेंटेंस शुड आई पे अटेंशन टू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अटेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेम अटेंशन कैलकुलेशन का ये वाला जो फॉर्मूला है जो हमने पहले यूज किया है वो यूज करेंगे। क्वेरीज को की ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्केल करेंगे, सॉफ्टमैक्स अप्लाई करेंगे, वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस अटेंशन लेयर की भी आउटपुट क्या निकलेगी, टी इंटू 512। यहाँ पर नोट करने वाली एक ही चीज है कि क्रॉस अटेंशन लेयर की दो इनपुट बनती है, एक इनपुट इनकोडर की आउटपुट जो होती है वो आती है, एंड एक इसको इनपुट मिलेगी पिछले वाले लेयर से। इसके बाद भी आपको यही शेप की आउटपुट मिल जाएगी। गाइस जैसे इनकोडर की जितनी भी सब लेयर्स होती हैं उनकी आउटपुट शेप सेम रहती है, उसी तरह से डिकोडर के अंदर भी जितनी सब लेयर्स है ना, सबकी आउटपुट शेप सेम रहेगी। फिर उसके बाद हम ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर दोबारा देखते हैं। तो देखो हमने अभी ये वाला काम किया, फिर क्या है, एड एंड नॉर्मलाइजेशन। अब क्या होगा, ये जो क्रॉस अटेंशन थी इसकी इनपुट क्या थी, टी इंटू 512। इसकी आउटपुट क्या निकली, टी इंटू 512। एड एंड नॉर्मलाइजेशन अब अप्लाई हो जाएगी, एलिमेंट वाइज ऐड करो, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करो, फिर वो फीड फॉरवर्ड के पास चलेगी।
फिर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे एनकोडर में था, तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद फिर से नॉर्मलाइज़ेशन ऐड करी, फिर लीनियर लेयर है, फिर सॉफ्टमैक्स लेयर है। एंड गाइस सॉफ्टमैक्स लेयर का आपको पता ही है, मैंने बताया है कि ये रो वाइज़ काम करता है। हर रो के अंदर जितनी वैल्यूज़ होंगी जब आप उनको सम करोगे तो ये आउटपुट उसकी 1 बननी चाहिए। ये उस हिसाब से उसको प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ असाइन करता है जितने भी नंबर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है? तो जिस वाली वैल्यू की हाई प्रोबेबिलिटी होती है उसको ये नेक्स्ट टोकन बना देगा। फिर वो नेक्स्ट टोकन इनपुट बन जाएगा यहाँ पर। फिर अब यहाँ पे 3 टोकन्स हो जाएँगे, तो मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका साइज़ हो जाएगा 3 इंटू 512 बिकॉज़ दिस टाइम द नंबर ऑफ टोकन्स आर 3। इस तरह से गाइस डिकोडर काम करता रहता है एंड ये काम तब तक होता रहता है जब तक कि हमारे को आउटपुट सीक्वेंस नहीं मिल जाता। तो ये होता है डिकोडर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड गाइस अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स करना। कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सजेशंस हैं तो उनको कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।